तो आज फर्स्ट वर्क तो आपका ये है कि हमने एक चीज़ पूरा किया जिसको हमने नाम दिया रेसिपी बुक ऑफ लाइफ। आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ? व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी की जो हम बात करते हैं कि मेरा जीवन है, मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी अच्छी हो गई, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। व्हाट इज़ ज़िंदगी? लाइफ क्या है आपकी समझ से, ये आपको लिखना है। आज हम एक कहानी लेंगे। साउथ इंडिया की बात है। तो एक ब्राह्मण फैमिली है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। जो मेन ब्राह्मण पर्सन था उसके 3 बच्चे थे। तो वेल्थ तो उसने तीनों बच्चों में बराबर रूप से बांट दी। समझ में आया? एक ब्राह्मण फैमिली है, उनके पास काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ है, उस पर्सन के 3 बच्चे हैं। उसने अपनी जो भी संपदा थी वो सब 3 हिस्सों में इक्वली बांट दी, उसमें उसे कोई दिक्कत हुई नहीं। अब उसने सभी घर वालों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि भाई, एक मेरे अंदर की चीज़ है जो मैंने कभी भी आप लोगों से शेयर नहीं की। मेरे बचपन में एक गुरु थे और उन्होंने मुझे दीक्षा भी दी थी और मैं उन्हीं का शिष्य बनने की मैंने मांग भी रखी थी, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा कर्म बाकी है, तुम वापस जाओ। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ वो बिना किसी को कहे, बताए, जताए तुम उन सारी क्रियाओं को करो। जिस वक्त तुम्हें ये लगे कि भाई अब ये जीवन समाप्त होने आए, तो उस वक्त ये ब्राह्मण जो बच्चा था उसने कहा, भाई ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन का अंत नज़दीक है। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें एकदम क्लियरली पता चल जाएगा और उस वक्त तुम अपने 3 बेटों के बीच में जब सारी चीज़ें शेयर करोगे, अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उस वक्त तुम उनको बताना कि मेरे पास में एक आध्यात्मिक संपदा भी है जो तो बंटवारे में बांटी नहीं जा सकती है। तो ये उसी को मिलेगी जो योग्य हो और जो इसे ग्रहण करना चाहता हो। तो उसने कहा कि क्योंकि मुझे ये संकेत महसूस हो रहा है कि अब मुझे जीवन से जाना है और गुरु जी के कहने के एकदम सही चीज़ हुई कि 3 बच्चे हुए, तीनों को मैंने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये जो मेरी आध्यात्मिक धरोहर है ये मैं किसको दूँ? तो आप तीनों में से जो चाहता है और फिर जो चाहता है उसमें से जो सबसे ज़्यादा योग्य हो उसे मुझे ये देनी है। तीनों ही बच्चों ने अपने अंदर सोचा कि भाई ये चीज़ तो ग्रहण करने जैसी है। तो तीनों ने ही बात रखी कि पिताजी मैं तो चाहता हूँ, दूसरा बोले मैं भी चाहता हूँ, तीसरा बोले मैं भी चाहता हूँ। तो वो जो ब्राह्मण थे वो मुस्कुरा दिए, बोले कि गुरु की दृष्टि, गुरु की लीला तो गज़ब ही है। उन्होंने ये बात भी मुझे कही थी कि तीनों कहेंगे कि हमें चाहिए, तो तुम्हें एक तरीका तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कैसे योग्यता ढूंढोगे। अब तीनों बच्चे राजी हो गए कि हमें तो आंतरिक धरोहर चाहिए, तो अब इसमें से एक ही को मिलनी है, योग्यता की बात आ गई। तो इनके गुरु के निर्देश के हिसाब से जो फिक्स चीज़ थी वो ये थी कि तीनों बच्चों को मेरे गुरुकुल में भेज देना। मैं तो उस वक्त होऊंगा नहीं, मेरे गद्दी पे जो होगा उसे मैं बता के जाऊंगा उसे क्या करना है, तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। तो पिताजी ने कह दिया कि भाई, अगर वास्तव में आपके मन में आती है कि आपको ये चीज़ ग्रहण करनी है,
तो आपको अपनी योग्यता बतानी होगी और आपको गुरुकुल जाना होगा। वहाँ जाके क्या होगा ये मुझे बताया नहीं गया, मुझे तो यहीं तक का बताया गया कि मुझे आपको भेजना है। तो अभी भी आप सोच लो, अगर किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को नहीं जाना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं है, बल्कि आसान हो जाएगा। तो तीनों बच्चे एकदम से खड़े हो गए, एकदम फुर्ती से खड़े हो गए, बोले कि नहीं नहीं हम तो जाएंगे। तीनों एक ही स्वर में बोले। तो पिताजी ने कहा भाई कि ठीक है चले जाओ, मुस्कुरा दिए, बोले हाँ अब आप लोग आज ही निकल जाओगे। तो अब वो लोग उस गुरुकुल में चले गए जहाँ इस ब्राह्मण पिता को दीक्षा दी गई थी। तो जैसे ही उन्होंने जाके वहाँ पे बात करी कि भाई हम इस ब्राह्मण के बेटे हैं और हमको उनके गुरुजी के आदेश के हिसाब से यहाँ भेजा गया है, तो जो उस वक्त थे वहाँ आश्रम में, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरुजी ये बता कर गए थे, तो आप निश्चिंत रहो, आज तो आप अच्छे से यहाँ अपना सब चीज़ जमा लो, क्योंकि कुछ वक्त लग जाएगा। तो तीनों बच्चों ने कहा कि ठीक है। अब एक के मन में आए कि वक्त लग जाएगा का क्या अर्थ है, कितना समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। पर फिर उसने देखा कि दूसरे दो को तो कोई प्रश्न हुआ नहीं, तो मैं भी क्यों दिखाऊं कि मेरे अंदर ये प्रश्न आया है। उसने ये बात को प्रकट नहीं की। बाकी दो के मन में तो ये प्रश्न आया ही नहीं कि कितना समय लगेगा, एकदम विलिंगली वो लोग उसमें जुड़ गए। दूसरे दिन से उनको टाइम टेबल दिया गया कि आपको इतने बजे उठना है, ये इसके नियम है आश्रम के, और इतने बजे जो गुरुजी है वो ज्ञान की बातें करेंगे तो आपको आना है। तो गुरुजी अपनी बातें बताते थे, अपने गुरु से सीखे हुए सूत्र बताते थे, सब चीज़ें वो बता रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं। अब योग्यता कब, कैसे, किस तरीके से पुरवार होगी, इसकी कोई चर्चा हो नहीं रही है। तो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता तक तो तीनों बच्चे शांति से इंतज़ार में कुछ बोले नहीं। फिर जो तीसरा वाला बच्चा था, जिसके मन में सबसे पहले प्रश्न आया था कि भाई कितना समय लग जाएगा, उसके खलबली हो गई कि कहीं ये गुरुजी भूल तो नहीं गए कि इनके कोई टास्क है, हम में से एक को चूज़ करना। ये तो भूल गए लग रहा है, क्योंकि ये तो क्लासेस तो ऐसे पढ़ा रहे जैसे हमको यही जीवन भर रहना है। तो उसने अपने दोनों भाइयों के सामने इस विचार को थोड़ा अच्छे से प्रकट किया कि भाई समय का तो हमें जानना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि हम यहीं रह जाइए, क्या बात है। तो दूसरे 2 भाई थे, बोले कि हाँ वैसे बात तो ठीक है, हम आज तीनों मिलके गुरुजी से बात करेंगे। तो शाम को पूछने जाते हैं कि गुरुजी, कुछ हिचक के साथ, लेकिन ये प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है, तो अब हम किसको पूछने जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, हु इज़ द बेस्ट वाला, उसका टाइम लिमिट क्या है। कोई पीरियड तो होना चाहिए टाइम पीरियड कि इट इज़ फॉर फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स, हमको पता हो तो हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहें। तो गुरुजी बोलते हैं कि क्या लाइफ तुम्हारे साथ जो टेस्ट लेकर आती है वो तुम्हें पहले से वॉर्न करके आती है, नोटिफिकेशन थोड़ी आता है कि भाई मैं तुमको ये स्ट्रगल देने वाली हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में ये समस्या लाने वाली हूँ। आपको उस वक्त अपनी बेस्ट चेतना से एक्ट करना होता है, स्पॉन्टेनियसली। तो ये प्रश्न वैसे तो कोई मायने रखता नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप तीनों के अंदर तो वो चीज़ नहीं है। तो और 15 दिन आपको यहाँ रुकना है, उसके बाद मैं एक परीक्षा लूँगा, उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि हु इज़ द बेस्ट। तो
तीनों भाई खुश हो गए कि अरे भाई चलो हमें पीरियड मिल गया। जो सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट था उसके मन में तो एकदम शांति आ गई कि अब ये तो पता चल गया ना कि कितने दिन है। अब ऐसा तो नहीं है कि अनसर्टेन है, सर्टेनिटी पता चल गई। अब मेरे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, अब मैं अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दूँ। बाकी दो के वो समस्या नहीं थी, पर फिर भी उनको शांति हुई, तीनों बच्चे पढ़ाई में लग गए। अब 15 दिन ख़त्म हुए, गुरुजी ने तीनों को बुलाया और फर्स्ट डे को जो उन्होंने चीज़ें पढ़ाई थी वो उन्होंने पढ़ानी वापस से शुरू करी। फर्स्ट डे को उन्होंने कहा था कि भाई मनुष्य अपनी प्रकृति से मात खा जाता है, उसका जो स्वभाव है वो उसे नचाता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। स्वभाव उसको कंट्रोल करता है, आदमी उसको कंट्रोल नहीं करता है। तो वो जब ये क्लास शुरू किए तो तीनों बच्चों को लगा कि शायद गुरुजी भूल गए। ये बात तो उन्होंने हमको बहुत पहले डे 1 पे सिखाई थी। तो बहुत ही विनम्रता के साथ एक भाई ने बोला कि गुरुजी ये बातें तो आप हमें सिखा चुके हो, आप हमें बता चुके हो। तो गुरुजी ने कहा कि जानना एक चीज़ होती है, सीखना एक चीज़ होती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये चीज़ को समझ कर अपने अंदर उतार चुके हो? तो वो भाई चुप हो गया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि मैं ये बात को अपने अंदर ग्रहण कर चुका हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मुझे लगता है कि ये बात ही सही है। हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, माइंड ही हमें कंट्रोल करता है और हम कठपुतली की तरह नाचते हैं। तो गुरुजी बोले कि फिर जब तुम्हें ये एहसास है कि तुम नहीं समझे, तो क्या तुम्हें ये बात मन में नहीं आती कि तुम्हें समझने और सीखने के लिए कुछ और वक्त चाहिए, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा? जो इम्पेशेंट बच्चा था वो बोले अरे तो कोई बात नहीं होती है। अगर आप किसी कक्षा में जाते हो, जैसे स्कूल में हमने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, तो अगर बच्चा फेल हो जाता है पूरा ही तो ही उसको रिपीट करवाते हो। अगर पासिंग मार्क्स भी आ जाता है तो आप क्या करते हो, उसको अगली कक्षा में डाल देते हो। आप हमारा टेस्ट तो लो, अगर तो हम कम्प्लीटली फेल हो, और बात तो ग्रहण करने की नहीं हुई थी, सीखने की हुई थी। हम एकदम सीख चुके हैं, हम एकदम आप जो टेस्ट दोगे उसको हम लिखने के लिए तैयार। सो प्लीज़ आप टेस्ट ले लो, और अगर रिज़ल्ट में हम फेल हो जाए, जब आप रिपीटेशन की बात करो आप ऐसे, तो फिर कैसे होगा? फिर ऐसे तो हम सालों तक इसी में लगे रहेंगे। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा अच्छा तेरे तो बहुत जल्दी लगी है। उसने कहा नहीं, बात ये नहीं है गुरुजी, लेकिन ज़िंदगी के और भी प्लान्स हैं, कैसे होगा ये? तो आप एक मुझे लिमिट तो बताइए। तो गुरुजी हंस दिए, बोले ठीक है लिखो। गुरुजी ने कुछ प्रश्न दे दिए। अब तीनों अपना चेहरा तके, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपने तो बताया नहीं। आपने जो मंत्र सिखाए थे वो हमने रट लिए हैं, जो सूत्र सिखाए थे वो हमने सीख लिए हैं, हमने वो प्रार्थनाएं याद कर ली है जो आप बताते थे, ये क्या प्रश्न है? तो गुरुजी ने कहा कि जब तुमने वो चीज़ें रटी तो भाई उसका अर्थ के हिसाब से ये तो क्वेश्चन है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए। तो तीनों भाई देखने लग गए, भाई ये तो हम पकड़ में आ गए गजब के। गुरुजी ने कहा भाई अब तो प्रूव हो गया, तीनों फेल हो गए, क्लास रिपीट। तो जो इम्पेशेंट था वो बोले भाई आई ऑप्ट आउट, अगर मुझे अभी नहीं समझ में आई तो मुझे बाद में क्या समझ में आएगी, तो मुझे माफ़ करो गुरुजी, मेरे तो बस की। खड़ा हो गया। दूसरा विनम्रता से बोला कि गुरुजी आपने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की मेरे पीछे, लेकिन मैं कुछ ही नहीं सीख पाया, मेरे अंदर कुछ नहीं आया। तो अब आप दोबारा मेहनत करोगे और
मैं नहीं कर पाऊँगा तो मुझे बुरा लगेगा कि मैंने आपकी बात मानी नहीं। तीसरा बच्चा था, उसने वो बैठा रहा, तो गुरुजी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहना है? तो बोले कि गुरुजी, आज मुझे पता चल रहा है कि आंतरिक धरोहर तो उसे मिलती है ना जो चीज़ों को समझना चाहता है, जो ज़िंदगी को समझना ही नहीं चाहता, जो बातों को समझना ही नहीं चाहता, जो जीवन को कुछ बदलाव लाना ही नहीं चाहता, उसके लिए कैसी आंतरिक धरोहर? उसको तो मिलनी ही नहीं चाहिए। तो मुझे तो आज समझ में आया कि हम आए क्यों थे। अभी तक तो मैं इस कोर्स को कोर्स की तरह ले रहा था कि हमको कुछ सीख के ऐसे दिखाना है कि हम कितना चीज़ें सीख गए, हमको प्रवचन देना आ गया, हमको कहानियाँ बताने आ गए, हमको गीत आ गए, बहुत सूत्र आ गए, बहुत चीज़ें आ गई, हमें ये बताना था। लेकिन आज जो आपने प्रश्न लिखे और इन सामान्य प्रश्नों का हम उत्तर नहीं दे पाए, हमको यही नहीं समझ है कि जो महान बातें हम सीख रहे हैं उसका हमारी ज़िंदगी के साथ तो कोई तालमेल नहीं है। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम बोलते हैं कि यार जीवन में डिवाइन से बढ़िया कुछ नहीं, ये हमारे शब्द और हमारा जीवन के बीच में ज़मीन और आसमान जितना डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं कि मुझे माँ के प्रति, श्री अरबिंदो के प्रति इतना रिस्पेक्ट है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और जहाँ प्रायोरिटाइज करने की बात आती है तो वहाँ सबसे एंड में उनका स्थान होता है। सो व्हाट वी से एंड व्हाट वी लिव, वो तो दो डिफरेंट विपरीत धाराएं हैं। तो उस बच्चे को ये चीज़ का एहसास जब कि हम आंतरिक धरोहर के काबिल होने आए थे, लेकिन हमारा एटीट्यूड ऑफ लर्निंग क्या था कि विद्वान बन जाए, लिटरेट बन जाए, फिर हम दिखा सकते हैं कि हमें 10 चीज़ें आती है, तुमको नहीं आती है, हमें आती है। तो उस चीज़ को भी हम शो ऑफ कर सकें, हम अपने ईगो को बढ़ा सकें। तो जहाँ ईगो को ही बढ़ाना था तो आंतरिक धरोहर तो कहाँ प्रश्न। उसने कहा कि गुरुदेव, अगर आपको आपत्ति नहीं तो मैं सच में अब सीखना चाहता हूँ। तो दूसरे दो को तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, वो लोग तो चले गए, और गुरुदेव ने इसको एक्सेप्ट किया और बोला कि ठीक है, मैं तुझे इसमें सहायता करूँगा। अब जब ये दोनों बच्चे वहाँ ब्राह्मण के पास गए तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपने कहाँ भेज दिया था। मतलब उनको खुद को ही नहीं पता कि वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। पहले तो एक सिलेबस दिया, फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, और अब जब हम लोग उसमें से फेल हुए, बोले तीसरा वाला तो है ना, वो थोड़ा बेवकूफ़ बन गया, वो हमारे जितना स्मार्ट नहीं निकला। हम दोनों स्मार्ट पीपल तो वापस आ गए, क्योंकि भाई आपने इतना हमको आउटर वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूट की, उनको भी तो ध्यान रखना है, उसका भी चीज़ें करना है, तो वो मूर्ख वहाँ बैठा है, और आपने इतने संस्कार तो दिए, हम उसकी चीज़ें हड़पेंगे नहीं, लेकिन केयर तो किसी को करनी पड़ेगी ना। तो हम लोग उसका भी कर्तव्य हम निभाएंगे उसी, बिकॉज ही इज़ अ फूलिश मैन। वो तो वहीं रुक गया, और जैसे वो गुरुदेव है, अब वो 15 दिन भी ले सकते, 15 महीने भी ले सकते, वो वापस आए कि नहीं हमें पता नहीं। उस ब्राह्मण ने उन बच्चों को कुछ नहीं कहा। शाम को उनको बुला के सिर्फ इतना कहा कि शरीर छोड़ने से पहले मुझे अपने गुरु के स्थान में एक बार जाने का मन है, तो मैं जाकर 2 दिन में वापस आऊँगा, आप लोग संभालो इधर। वो निकले और गुरुकुल पहुँचे, तो उनका जो बेटा था तीसरा, वो वहाँ पे बैठ के अपना ज्ञान ग्रहण कर रहा था। जैसे ही उसने पिताजी को देखा, उसने पैर छुए और बोला कि पिताजी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, कि आप मुझे सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ जो आपके पास थी वो देने की चेष्टा में आपने मुझे मेरे पीछे इतना मेहनत की। आप जानते थे कि मैं समझने के लिए तो केपेबल नहीं हूँ,
लेकिन आपने मेरे साथ बेस्ट चीज़ करी, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। लेकिन अब जब मैं जीना सीख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वही पुरानी चीज़ों में लौट सकती। तो उसके पिताजी के आँख में आंसू आ गए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा, मेरे गुरुजी ने मुझे जो भी लाइट दी है, मैं इसी क्षण उन्हीं के सामने प्रणाम करके उन्हीं की शक्ति से तुमको देता हूँ। वहीं उस उस ब्राह्मण ने अपने अंदर अपने गुरु की शक्ति इन्वोक करके उस बेटे को सारा चीज़ ट्रांसफ़र करा, एंड वो एक ही सेकेंड में उसको एक अनुभव हो गया डेप्थ का, एक एनलाइटमेंट का, बिकॉज ही रिसीव्ड द ट्रू नॉलेज। और फिर दोनों जो वहाँ प्रेजेंट गुरु थे उनके सामने झुके, और जो वो गुरु थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि आज मेरे गुरुदेव का दिया हुआ एक कार्य जो मेरा बाकी था वो पूर्ण हुआ। अब मेरा भी समय आ गया है और इस आश्रम को तुम्हें संभालना है। तो वो बच्चा बोला कि भाई, मैं अभी अभी तो एक माया छोड़कर आया हूँ, अभी अभी तो मुझे ज्ञान मिला है, आप दूसरी माया में कहाँ मुझे फंसा रहे। तो वो गुरुदेव बोलते हैं कि जिसको लालच हो पद का, प्रतिष्ठा का, जो ये चाहता हो कि मैं गुरु बन जाऊँ, उसको तो गुरु बनने चाहिए ही नहीं, क्योंकि अयोग्य कैरेक्टर है। तुम्हारे मन में तो इन चीज़ों की चाह नहीं है, इसलिए तुमसे ज़्यादा योग्य कोई है नहीं जो सिंसियरिटी से यहाँ पे गुरुदेव का काम करेगा। तो फादर वो जो थे उसके और ये जो प्रेजेंट गुरुदेव थे, दोनों ही जंगल की ओर चले गए, क्योंकि दोनों का ही अपना एक जो भी रूट बताया था उनके गुरु ने वो हो गया। तो इस कहानी में कुछ क्वेश्चंस ये है कि क्या हर पर्सन जिसको डिवाइन समझ आता है वो अपनी रेगुलर चीज़ों को छोड़ ही देता है, या छोड़ना ही पड़ता है जैसे इस कहानी में है, या क्या चीज़ का बदलाव आता है। ये एक पॉइंट है ना कि इन स्टोरीज़ में इशू क्या होता है कि जो एक ऑर्डिनरी माइंड है जो अपनी वाइटल और ईगो में रचा बसा है, बोलता अच्छा फिर तो डिवाइन से दूर ही रहो, बिकॉज टू एंटर इन टू डिवाइन मीन्स आपका सब छूट जाता है। यहाँ दो चीज़ें हैं कि व्हेन अ पर्सन नोज वंस ओन ट्रू सेल्फ, तो उसका जो जीवन देखने का नज़रिया है वो सेम कैसे रह सकता है। मतलब एक बनिया है और एक आदमी है जिसको थोड़ी सी झलक मिली है, वो दोनों दुनिया को, रिश्तों को, नातों को, पैसों को, हर चीज़ को, अच्छे को, बुरे को, मंगल अमंगल, हर चीज़ का सेम एटीट्यूड कैसे हो सकता है। एटीट्यूड तो सेम हो ही नहीं सकता। सो इन कहानियों में मुझे जो लगता है सजेस्टिव है कि बाहरी क्या चेंज आएगा। जैसे जो ब्राह्मण की स्टोरी है, उसको तो उसके गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा कर्म बाकी है, तुम वापस जाओ, तभी तो उसके 3 बच्चे हुए दीक्षा लेने के बाद। एकनाथ जी की हम स्टोरी जानते ही हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है इसका मतलब कि हम एक्टिविटी में क्या करते हैं, क्वेश्चन ये है कि इट हैज़ टू बी इन लाइन विद द डीपर ट्रूथ। तो जो पर्सन अपने अंदर का सत्य जान जाता है, उसका नज़रिया, और जो कंप्लीट नींद में है उसका नज़रिया अगर सेम है, तो फिर जागे हुए पर्सन का डिफरेंस क्या आया। मतलब जो चीज़ अंधेरे में है और जो प्रकाश में है, अगर दोनों एक ही समान दिख रही है, तो फिर प्रकाश ने अपना खेल किया क्या, फिर तो कुछ हुआ नहीं। तो मुझे इसमें से जो जिस्ट समझ में आ रहा है, मुझे ये कहानी इसलिए अपील करी कि पॉइंट मैंने इसमें से ये सीखा कि इफ़ वी क्लेम कि ये बात तो मेरे समझ में आ गई, इट शुड रिफ्लेक्ट इन आवर एक्शन, एटलीस्ट 1%, 2%, 5%। अगर हम सिर्फ बातें करते हैं, आवर एक्शंस आर एज दे वर बिफोर, तो हम
जितने मक्कार है उतना कोई हो नहीं सकता। ये तो बहुत ही प्रिटेंशियस एक्ट हो गया। समथिंग विच यू फेल्ट फ्रॉम विद इन विल चेंज, एंड इफ इट इज़ नॉट चेंजिंग, द चेंज हैज़ नॉट बीन फेल्ट, इट हैज़ नॉट कम। तो अगर हम ये बोलते हैं मुझे समझ में आ गई, कोई सी भी बात हो जो आपने फ्राइडे में वो किया कंप्लीट रियलाइजेशन का, आई रियलाइज्ड दैट दिस इज़ माई पार्ट ऑफ ट्रूथ, बहुत विशाल हो, बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। एक छोटी सी बात अगर हमें समझ में आई सच्चे रूप में, तो वो हमारी ज़िंदगी को बदलेगी। और अगर वो बदल ही नहीं रही है, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं, कुछ भी समझ में नहीं। तो जो दूसरे दो भाइयों की गति है कि यू कैन गैदर एज मैनी वर्ड्स एज यू वांट, आज तो और भी आसान है। इतनी चीज़ें हम जान सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट व्हाट इज़ द यूज़? क्यों वो हारमनी, क्यों वो डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पा रहा? क्यों हमारे अराउंड सदा ही हम अपनी इंडिविजुअल बातें कर रहे हैं, दूसरों की नहीं? क्यों हमारे अराउंड वो एनर्जीज नहीं आ पाती जो होनी चाहिए? क्योंकि हम जो बोलते हैं और हमारा जो जीवन है उसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। वॉट इज़ अवेयरनेस इज़ टू लेसन दैट खाई, जो जगह है, जो गैप है, कि एटलीस्ट समझे कि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मान लो मैंने एक बात बोल दी छोटी सी कि मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने लोगों की सेवा करनी है। इसी के अंदर कितने सारे प्रश्न। अगर मैं सेवा भाव से डॉक्टर बनने की बात करती, अगर तो मैं इसलिए स्पष्ट हूँ कि मैं इसलिए डॉक्टर बनूंगी कि मेरे को 4-5 क्लिनिक चाहिए, 10-15 मेरे को गाड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेवल। वहाँ तो एक अमाउंट ऑफ क्लैरिटी है कि दिस इज़ व्हाट वी वांट। लेकिन इफ़ आई एम सेइंग मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी बात लगती है, बट दैट पर्सन हैज़ टू चेक कि जितना तो मेरा ग्रीडी नेचर है, जितनी तो मेरी बायस्ड नेचर है, मैं किसी को तो समझ सकती ही नहीं हूँ। आज मेरे पास जो पेशेंट्स आएंगे वो मेरे घर परिवार के, फ्रेंड सर्कल के थोड़ी आएंगे। एक ऐसा पर्सन आएगा जो अनजान है। इफ़ आई एम नॉट एबल टू फील द पेन, क्योंकि वो मेरा नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा झूठ और मक्कारी में जीती हूँ कि ये तो मेरा है, उसका तो सही है, ऐसा तो सही है, तो मेरी लॉयल्टीज़ तो मेरे काम से नहीं है, मेरी लॉयल्टीज़ तो दूसरी चीज़ों से है। दूसरा कि अगर मुझे कोई गलत वर्क के लिए बहुत बड़ी अमाउंट मिले, साथ में ये कहा जाए अरे तुम्हारा परिवार तो इससे ऊपर आ जाएगा ना, तुम अपनी देखो, तुम लोगों की क्यों देख रहे हो, इमीडिएटली दैट विल सिंक कि हाँ हाँ बात तो सही है, मैं अपनी देखूँ भाई, मुझे लोगों से क्या मतलब है। तो जब हमारी चेतना ये हो, सेवा शब्द डजंट सिंक विद दिस काइंड ऑफ सेल्फिश नेचर। सेवा तो बहुत महान हाईएस्ट शब्द नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा शब्द है। सेवा भाव के लिए थोड़ा बहुत हृदय में किसी के लिए जगह तो चाहिए ना, थोड़ी सी तो निस्वार्थता चाहिए, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस चाहिए, थोड़ा सच, थोड़ी सी तो ग्रीड पे कंट्रोल चाहिए। अगर मैं इतनी ज़्यादा पैसे की भूखी हूँ तो मैं क्या ही सेवा भाव करूँ? सो दैट वर्ड डजंट सिंक। मैं किसी की हेल्प करूँ, हेल्प करने के लिए सबसे पहले खुद इतना तो चाहिए ना कि मैं हेल्प करने के बाद वहाँ कैलकुलेशन के लिए नहीं पहुँच जाऊँगी, मैंने तेरी हेल्प करी है, तू क्या कर रहा है। आई विल नॉट डू दैट बिजनेस। तो बातें छोटे शब्द हैं, ये कोई महान शब्द नहीं है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, अरे मुझ पे विश्वास रखो, ये कितना बड़ा शब्द है।
आज के ज़माने में तो एकदम परमात्मा तुल्य शब्द हो गया, विश्वास किस पे रखो। एक समय में मान लो हम फ्रेंड्स हैं, तुमने कहा विश्वास रखो, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए दिल में अच्छाइयाँ है, मैं साथ दूंगा। तुम्हें कोई मेरी एक्शन पसंद नहीं आई या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, तुम तो दुश्मन हो गए। क्या चरित्र हुआ? क्या चरित्र हुआ? कोई चरित्र नहीं हुआ। मतलब हर बात हमारी कंडीशनल है। तो ये जो पीरियड चल रहा है, समय है ह्यूमैनिटी का, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खुद के स्वार्थ, खुद के ईगो, मैं इतना ज़्यादा खींचातानी है कि हर शब्द एक खोखला शब्द बन के रह गया। भाई आज इसके और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, एक बोलेगा मैं बहुत महान हूँ। महान तो तभी बनोगे जब मिनिमम क्राइटेरिया है कि यू कैन फॉरगिव एंड फॉरगिव विथ ऑल योर हार्ट। लेकिन मैं इसको फॉरगिव भी नहीं कर सकती, फिर मैं इस पर पॉइजन फेंके जा रही हूँ, ये बच्चा तो ऐसा है, तो पॉइजनस है, ये तो ऐसा है, ये कभी भी नहीं था। व्हाट डज दिस शो? कि वो तो जैसा ही था, लेकिन तुमने भी कभी इसको एक क्षण के लिए अपनी सच्ची चीज़ से जोड़ा नहीं था। तो हम कितने लो लेवल पे आ गए। अब हम बड़ी बड़ी बातें पढ़ के भी करेंगे। सो इस कहानी में मुझे तो ये चीज़ क्लिक नहीं करी कि हाँ हाँ उसको डिवाइन का पता चल गया, फिर उसने सब छोड़ दिया, फिर वो डिवाइन के पास चला गया। नहीं, मुझे ये लगा कि उस बच्चे ने सबसे पहले ये रियलाइज़ किया कि मैं जो बोलता हूँ और मैं जो करता हूँ उसमें बहुत बड़ा गैप है। मैं बोलता कुछ हूँ, मैं करता कुछ हूँ। आई नीड टू फिल दैट गैप। उसके लिए उसने कौन सा तरीका अपनाया, दैट इज़ समथिंग जो उस माहौल में उसे मिला या उसको अपने अंदर से समझ आया। सो बाहरी रूप से हम क्या करते हैं वो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, क्यों करते हैं ये एक प्राइमरी चीज़ हो गई। एंड सो आई वांट कि इस कहानी को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करो एंड गिव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ ज़िंदगी, जिसके बारे में इतना हम ऐसे इमोशनल हो कि अरे लाइफ ऐसी ऐसी कैसी लाइफ है, लाइफ में इतना तो होना चाहिए, अरे लाइफ ऐसी तो होनी चाहिए। व्हाट इज़ लाइफ आपके हिसाब से? सो डोंट सर्च द बुक्स, सर्च योर ओन सेल्फ कि मैं जीवन को कैसे समझता हूँ, क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी होगी। इस कहानी से हम ये एक चीज़ तो ले सकते हैं, लेट अस बिगिन टू बी ऑथेंटिक। कुछ बोलते हैं तो देखे तो सही क्या बोलते हैं। मैं हूँ आपके साथ, फिर आप हो ही नहीं। तो इन शब्दों के मजाक बन गए ना आज के ज़माने में, इसलिए लोग बोलते हैं अरे बोलने में जाता क्या है, सब बोल देते हैं, होता क्या है। तो जब हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे, चेंज मस्ट बिगिन, फर्स्ट स्टेप कहाँ है? खुद के अंदर। तो हम जितने लोग हैं, हम तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वी डोंट गिव दिस प्रिटेंशियस रॉन्ग मैसेजेस, इस फॉल्सहुड को नहीं बना के सच में छोटे छोटे जो हमारे शब्द हैं उसमें जीवन को भरे, छोटी छोटी सच्चाइयों को हम जीना स्टार्ट करें। सो दो वर्क है, राइटिंग द स्टोरी एंड गिविंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ।